नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां सीएम धामी ने साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से नवाजा है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। साहित्य गौरव सम्मान समारोह हमारी साहित्यिक परंपरा, रचनात्मक चेतना और शब्द साधकों के प्रति गहरी श्रद्धा का प्रतीक है। ये मंच उन सभी महान विभूतियों को समर्पित है जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज को न केवल एक दिशा देने का काम किया है बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति को भी नई पहचान दी है। यह हम सबके लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि हम आज इस साहित्योत्सव के अंतर्गत उत्तराखंड के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण से एक ऐसी विभूति को सम्मानित कर रहे हैं जिनकी लेखनी से साहित्य जगत का प्रत्येक साहित्य प्रेमी परिचित है। सुभाष पंत जी ने न केवल उत्तराखंड बल्कि समूचे हिंदी साहित्य के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। मैं इस अवसर पर आज उनको अपनी ओर से, देवभूमि उत्तराखंड की ओर से, पूरे प्रदेश की जनता की ओर से उनको बहुत बधाई देता हूँ, हृदय दिल से बधाई देता हूँ। साथ ही इस अवसर पर उन सभी साहित्य साधकों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जो अपनी सृजनशीलता के माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को समृद्ध करने के साथ साथ नई पीढ़ी को भी सौंपने का काम कर रहे हैं। नई पीढ़ी को अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनको पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपने का काम महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि हमेशा से ये रचनात्मकता की भूमि रही है, योग की भूमि रही है, ज्ञान की भूमि रही है और संस्कृति का एक अद्भुत केंद्र रही है जहां विचारों की ज्योति ने हर युग में समाज को प्रेरित करने का काम किया है, समाज को दिशा देने का काम किया है। इसी भूमि पर हमारे ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या कर अनेक महान ग्रंथों की रचना की है। हमारे प्रदेश में स्थित पहाड़ों की विशालता, गंगा की पवित्रता और 71% भूभाग हमारा वनों से आच्छादित, हिम चोटियों से आच्छादित, अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य से अनगिनत लेखकों, कवियों और विचारकों को प्रेरणा प्रदान करने का काम इस भूमि ने किया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रामगढ़ की शांति में अपने अमर काव्य रचे। महादेवी वर्मा जी ने हिमालय से संवाद कर अपनी कालजयी रचनाओं को आकार दिया। सुमित्रानंदन पंत जी ने कौसानी की वादियों से देश दुनिया को शब्दों के माध्यम से जोड़ने का काम किया। शिवानी जी ने अपने कथा संसार में उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को जीवंत किया, जबकि शैलेश मटियानी जी ने सामाजिक यथार्थ को अपनी लेखनी में पिरोकर पहाड़ का प्रेमचंद कहलाने का गौरव प्राप्त किया। आज भी रस्किन बॉन्ड और लीलाधर जगुड़ी जी जैसे साहित्यकार देवभूमि की पहचान को विश्व मंच पर स्थापित कर रहे हैं और इसी गौरवशाली परंपरा में आज सुभाष पंत जी भी शामिल हो रहे हैं जिनकी लेखनी उत्तराखंड की साहित्यिक विरासत को और अधिक समृद्ध बनाने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, किसी भी समाज का साहित्य ही उसका वास्तविक दर्पण होता है जो उसकी संस्कृति, मूल्यों और विचारों को उजागर करने का काम करता है। और लेखक केवल शब्दों के निर्माता नहीं होते बल्कि समाज के चिंतक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं और प्रेरक होते हैं। भारत के अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम को तभी गति मिली जब हमारे कवियों और रचनाकारों ने देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उनको अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से उनको जोड़ने का काम किया, जागृत करने का काम किया। और हमारे राज्य की स्थापना में भी हमारे साहित्यकारों का, लेखन का, सृजन का और जुड़े हमारे अनगिनत ऐसे साहित्य प्रेमियों का अविस्मरणीय योगदान राज्य की स्थापना में रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार भी साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अभी सुबह
शुभम नियाल जी ने बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से हमारी सरकार के द्वारा किए जाने वाले कामों को आप सबके समक्ष रखा है। हम एक और जहां उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कारों के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं हिंदी सहित विभिन्न स्थानीय भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन हेतु साहित्यकारों को अनुदान भी प्रदान कर रहे हैं। हमने वर्ष 2022 में 9 साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया। वहीं वर्ष 2023 में 10 उत्कृष्ट साहित्यकारों को 1 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की। इसी साहित्य यात्रा को और अधिक विस्तार देते हुए हमने वर्ष 2024 में उत्तराखंड साहित्य भूषण सहित 21 नए साहित्यिक पुरस्कारों की घोषणा की। यही नहीं, जहां वर्ष 2023-24 में हमने 17 साहित्यकारों को पुस्तक प्रकाशन हेतु भी अनुदान प्रदान किया था, वहीं इस वर्ष हमने इसे बढ़ाते हुए 45 लेखकों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया है। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित आज सोमवार को कैबिनेट समाप्त होने के बाद सचिव गृह शैलेश बगोली ने प्रस्तावों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में कुल 17 प्रस्तावों को पास किया गया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे उपनिदेशक कारागार के और वरिष्ठ अधीक्षक और अधीक्षक कारागार के जो पद क्रिएट हुए थे उसके संबंध में ये नियमावली बनाई गई है ताकि उनका प्रमोशन सुचारू रूप से हो सके। तो इस पर भी माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसके अलावा अगला मत था, ये भी गृह विभाग का मत था, उत्तराखंड भारतीय नागरिक सुरक्षा नियमावली के संबंध में। ये पूर्व में जो हमारी भारतीय न्याय संहिता आई थी उसमें भारत सरकार के निर्देश थे कि कुछ बिंदुओं पे नियमावली बनाई जानी थी। उस नियमावली का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विचलन के माध्यम से अनुमोदन दिया गया था। उसमें आज कैबिनेट द्वारा उसके कैबिनेट के संज्ञानार्थ इसको रखा गया था, जिसपे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। अलग से मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। इसमें जानकारी में है, लेकिन चूंकि वो बहुत मोटा है तो मैं आपको अलग से अवेलेबल करा दूंगा इसको। इसमें EFIR है, 0 FIR है, जो नई व्यवस्थाएं इसमें आई गई हैं उसके बारे में व्यवस्थाएं दी गई हैं इसमें। इसके अलावा एक कार्मिक विभाग का मत था, ये राज्य कार्मिकों के लिए जो अहर्कारी शीतलीकरण प्रदान किए जाने के संबंध में जो व्यवस्था समय समय पे आती रही है, तो इसमें ये विचार किया गया कि इसको सामान्य रूप से सभी के लिए इसको लागू कर दिया जाए। तो इसमें ये व्यवस्था दी गई कि पूरे कर्मचारियों को अपने कार्यकाल में एक बार जो उनकी अहर्कारी सेवा होती है उसमें 50% की छूट देने पे इसमें आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। और ये भी विचार किया गया कि क्योंकि कई नियमावलियों में पूर्व से ये व्यवस्था, कुछ नियमावली में पूर्व से शीतलीकरण की व्यवस्था है, तो उसको उस पर ये जो नियमावली है ये ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगी, यानी कि जो कार्मिक विभाग की नियमावली है वही अब लागू होगी। पूरे साल में अपने वो एक बार शीतलीकरण कोई अधिकारी या कर्मचारी ले सकता है। रूप से सभी के लिए लागू होगी और हमेशा के लिए रहेगी। ये समय सीमा का कोई इसमें वो नहीं। पूरे सेवा काल में एक बार जो परिवीक्षा अवधि है उसको छोड़ते हुए 50% तक की छूट देने की इसमें व्यवस्था की गई। जी, इसके अलावा अगला मद है संपत्ति विभाग का मद है। ये राज्य संपत्ति विभाग की समूह क और समूह ख की सेवा नियमावली उनके द्वारा प्रख्यापित की गई है। पूर्व में इनकी 1988 की सेवा नियमावली थी जो यूपी के टाइम की थी, तो उसमें मुख्य व्यवस्था अधिकारी, मुख्य व्यवस्था अधिकारी C ग्रेड, मुख्य व्यवस्था अधिकारी और समूह ख वरिष्ठ व्यवस्था अधिकारी और व्यवस्था अधिकारी, इनके पदों के संबंध में उन्होंने नियमावली अपनी प्रख्यापित की है, जिस पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसके अतिरिक्त एक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का भी इसमें एजेंडा था। इसमें मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना लागू करने पर आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया। ऐसी निराश्रित महिलाएं, परित्यक्ताएं और विधवा महिलाएं जिनकी सालाना आय 72,000 रुपये है, उनको रुपये तक की स्वरोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक की योजना
स्वीकृति देने पर आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इस 2 लाख रुपए तक की योजना में 75% तक अथवा 1.5 लाख रुपए भी न्यून हो वो धनराशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी और शेष धनराशि या तो वो स्वयं महिला लगा सकती हैं या वो बैंक के माध्यम से लोन के द्वारा भी इसमें धनराशि ले सकती हैं। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, जी योजना बड़ी भी हो सकती है, लेकिन सब्सिडी के लिए यह है कि 2 लाख रुपए की सीमा रखी गई, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम सब्सिडी इसमें मिल पाएगी। इसके अलावा अगला मत था ये निदेशालय पेंशन एवं हकदारी विभाग के अंतर्गत जो मिनिस्ट्रियल संवर्ग है उसके पदों के सृजन के बारे में था। इसमें ये व्यवस्था दी गई है कि सहायक लेखाकार के जो 2 पद सृजित हैं उनमें से 1 पद को समर्पित करते हुए कनिष्ठ सहायक के 13 पद सृजित करने का आज ये प्रस्ताव था, जिसपे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसके अलावा जो आपको जैसे विदित ही है कि भारत सरकार द्वारा जो एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को लागू किया गया है, उसको भी आज राज्य सरकार ने उसको अंगीकृत करने पर आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसमें ये व्यवस्था जो है स्वैच्छिक होगी। जो कर्मचारी चाहते हैं कि भाई इनको यूपीएस में आया जाए तो उनको ये सुविधा प्रदान की जाएगी। वहीं उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा सदन में पहाड़ी मूल के लोगों के लिए अपशब्द कहे जाने पर पूरे उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ है। तो वहीं उत्तराखंड में हाल ही में लागू हुआ भू कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर पहाड़ों की रानी मसूरी में सामाजिक संगठनों और राज्य आंदोलनकारी द्वारा एक होटल के सभागार में संयुक्त बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न समस्याओं और राज्य को बचाने जाने के लिए उत्तराखंड बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति का गठन भी किया गया। तो बता दें, बैठक में तय किया गया है कि अगर 15 दिनों के अंदर सरकार द्वारा पहाड़ियों को गाली देने वाले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो वह उत्तराखंड बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यकर्ता भारी संख्या में मसूरी के शहीद स्थल से हाथों में मशाल लेकर मसूरी से पैदल मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। राज्य निर्माण के लिए हमने उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति बनाई थी और उसका गठन मसूरी से हुआ था। और देखिए आप, मसूरी में 6 लोग की शहादत भी हुई, लेकिन अंततः जो है सरकारों को झुकना पड़ा और उत्तराखंड राज्य बना। आज 25 साल हो गए। 25 साल पहले मुलायम सिंह यादव ने गाली दी थी तो पहाड़ का स्वाभिमान जागा था और क्या हश्र हुआ। मुलायम सिंह भी उत्तराखंड में नहीं रह सका और न उसकी पार्टी यहाँ पर रह सकी। ऐसे ही भाजपा आज उत्तराखंड के स्वाभिमान को हल्के में ले रही है। आज इतने दिन हो गए हैं, पहाड़ी मुख्यमंत्री है, पहाड़ी अध्यक्ष है, मतलब हर कोई उत्तराखंडी पहाड़ी है। ये कोई दिल्ली में नहीं हुई घटना, पहाड़ में हुई है, उत्तराखंड में घटना घटी है। और संसदीय कार्य मंत्री ऐसे बयान दे, विधानसभा के अंदर सबसे उच्च संस्था हमारी है वहां दे, और विधानसभा अध्यक्ष इतनी कमजोर, उसकी योग्य ही नहीं है वो। तो हम तो जो है वो विधानसभा का जो मंत्री हैं उसकी बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और जो विधानसभा अध्यक्ष है उसकी बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं। हम लोग सुबोध उनियाल जो पहाड़ विरोधी बयान दे रहे हैं उनकी बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं। हम तो खंडूरी जो है उनके खिलाफ, और जो उनके भट्ट है यहाँ पे जो अध्यक्ष है भाजपा के, इन सब पहाड़ विरोधी और पहाड़ की जनता को डराने का काम कर रहे हैं। हम इन सबकी इस्तीफे की मांग जो है भाजपा केंद्र से मांग कर रहे हैं, मोदी जी से मांग कर रहे हैं, हमने चिट्ठी भी भेजी है। तो हमने आज जो यहाँ पे एक समिति बनाई है, उत्तराखंड बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति। ये जो है अब जो वर्तमान में मुख्य मुद्दा है वो तो प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करने का है। हमने 15 दिन का समय दिया है मुख्यमंत्री को कि इस बीच जो है वो प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करें। यदि नहीं करते हैं तो मसूरी वो शहर है जिसने उत्तराखंड राज्य बनाया है, जैसे शहर शहादत हुई है। हम 15 दिन बाद मसूरी से एक विशाल जुलूस निकालेंगे, पूरे प्रदेश के लोग उसमें भाग लेंगे। उस दिन इनको पता लग जाएगा कि इसके बाद भाजपा भी सरकार का भविष्य उत्तराखंड से हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि यथाशीघ्र जो है भाजपा और मुख्यमंत्री उस पर कार्रवाई करेंगे। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जो हमारे मंत्री जी प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं वो पहाड़ को गाली देने का काम करते हैं, और वो भी सदन के अंदर। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है, आपने ऐसे शब्द का प्रयोग कैसे कर लिया, ये बहुत सोचने का विषय है। और इस प्रकरण में आज पूरे उत्तराखंड में हर व्यक्ति के मन में पीड़ा है और हर व्यक्ति की एक ही मांग है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, उनको मंत्री पद से हटाया जाए। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि उनको विधायक रहने का भी अधिकार नहीं है जब आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं सदन के अंदर। आप क्या बोल रहे हो, पहाड़ियों को साले साले कैसे आपके मुंह से निकल गया? क्या प्रेमचंद अग्रवाल जी इतने हिटलर शाही हो गए? क्या खाते हैं वो?
पहाड़ का अन्न खाते हैं ना, तो इतनी शर्म होनी चाहिए उन्हें कि पहाड़ियों को गाली दे। ऐसे व्यक्ति को मैं कहता हूं तुरंत हटाया जाना चाहिए और इनको उत्तराखंड से भी भगाने का काम होना चाहिए। इनको अधिकार ही नहीं है उत्तराखंड में रहने का। सदन के अंदर किस तरह की बातें कर रहे हैं, तो बहुत शर्म का विषय है। और आज हमने जो यहाँ पर एक निर्णय लिया है कि अगर 15 दिन के अंदर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो ये आंदोलन आगे जाके एक विकराल रूप धारण करेगा। जिस प्रकार हमने 1994 में उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी और हमें उत्तराखंड मिला, तो आज भी ये तय मानो कि अगर ये मंत्री पद से नहीं हटते हैं तो उसी तर्ज पे आंदोलन होगा। और उत्तराखंड का वासी जो पहाड़ी व्यक्ति है, चाहे इसमें किसी जाति धर्म का हो, वो सब पहाड़ी हैं और पहाड़ियों को गाली देने वाले व्यक्ति को कतई माफ नहीं किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हल्द्वानी में आज से बिजली स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो गए। बता दें आपको, सबसे पहला स्मार्ट मीटर हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट के आवास पर लगाया गया है। इस दौरान मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा है कि स्मार्ट मीटर को लेकर एक भ्रम कांग्रेस के नेताओं द्वारा फैलाई जा रही है। यही नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने जनता में भ्रम पैदा करने के लिए स्मार्ट मीटर भी तोड़े। साथ ही मेयर ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में पहले फेज में 6 लाख मीटर लगाए जाएंगे। हकीकत तो ये है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है उन राज्यों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कांग्रेस केवल झूठ फैला रही है, उत्तराखंड विकास की गति में आगे ना बढ़े। इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी की प्रयासों को दूर करने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और उत्तराखंड प्रदेश लगातार प्रगति की राह पर चल रहा है। और मैं जितना इस स्मार्ट मीटर को आज समझाऊँ, मैंने अभी उसके जो लोग आए हुए उनसे मैंने जब बातचीत की, जो एक्सपर्ट आए हुए हैं उनसे बात की, उनका केवल इतना कहना है जो मुझे लगा, ये स्मार्ट मीटर केवल जो पुराना मीटर है उसका अपग्रेड है। यानी जो पुराने मीटर लगे थे उसका केवल अपग्रेड है। और ये केवल भ्रम फैलाने का प्रयास कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर कर रही है। जिस प्रकार से उन्होंने मीटरों को तोड़ा है, कहीं पर मारपीट की है जो लोग लगा रहे हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस का कोई मुद्दा अब रहा नहीं है और केवल एक भ्रम फैलाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और इतना बड़ा झूठ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष, कांग्रेस के विधायक बोल रहे हैं कि ये प्रीपेड मीटर है, जबकि मैंने जब उनसे समझा इस बात को, पूरा मीटर को अभी मैंने देखा, समझा, बातचीत की एक्सपर्ट से, था उनका केवल इतना कहना था कि जो पुराना मीटर है, जिस प्रकार उसमें जिस प्रकार से वो मीटर चल रहे थे उसी प्रकार ये मीटर भी चलना। केवल इसमें अपग्रेडेशन ये है कि आपको घर बैठे आप कितनी बिजली खर्च कर रहे हैं, किस प्रकार से खर्च हो रही है, कितना समय इसमें लग रहा है, वो सारी बातें आपको घर बैठे आपको मिल रही हैं। और मैं जो कांग्रेस के लोग हैं उनसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि भ्रम फैलाकर जनता के बीच में गलत संदेश न दें। हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, हम पेपरलेस की ओर बढ़ रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में पैसा बचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि स्मार्ट मीटर निःशुल्क लगाया जा रहा है, सबको फ्री ऑफ कास्ट, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ना लगाने का है ना मीटर का है, ना आज चार्ज है ना इस मीटर का कभी भी चार्ज आएगा, ना एक्स्ट्रा चार्ज जनता को कभी भी बियर नहीं करना पड़ेगा कंज्यूमर को। एक ये रहा, लोग मिसलीड कर रहे हैं, अलग अलग मैसेज आते हैं, मैं भी देख रहा हूँ मैसेज में कि ये अकेले उत्तराखंड में नहीं चल रहा है, ये भारत सरकार में चल रहा है, पूरे भारत में। इवन वेस्ट बंगाल इसमें टॉप परफॉर्मर है, हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, आपका उत्तराखंड भी चल रहा है। उत्तराखंड सेकंड फेज में आया है, उत्तराखंड अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है। लोग गलत भ्रम फैला रहे हैं कि उत्तराखंड से शुरू हो रहा है, उत्तराखंड आपका सेकंड स्टेज में है। इसमें क्या है कि आपका पोस्ट पेड मोड है, जैसे बिल आ रहा था वैसे आ रहा था। इसमें एक ऐप दिया जा रहा था आपको मोबाइल में, ऐप आप हर घंटे का कंजप्शन देख सकते हैं कि हमारे घर में कितना घंटे, किस घंटे कितने यूनिट चल रही है। तो यूनिट गलत होने का चांस, या मीटर रीडर आता है, कुछ भी एक पॉइंट गलत करने से आपका बिल बढ़ जाता है, या मीटर रीडर पे भरोसा करते हैं कि मीटर रीडर आया, फिर आप जेईएसडीओ साहब के पास, सबके पास जाते हैं कि हमारी रीडिंग गलत आई। इसमें रीडिंग गलत हो ही नहीं सकती, इसमें आपको खुद ही देखना होता है, आपके पास आता है वही डेटा यूपीसीएल के पास जाता है। इसमें रीडिंग का गलत होने का चांस नहीं है। दूसरा है कि आपका जब ये सारी जगह मीटर लग जाएंगे तो ट्रांसफार्मर पे लोड पता चल जाएगा। तो अगर आपके यहाँ और ट्रांसफार्मर बढ़ाने हैं तो सरकार को, यूपीसीएल को मालूम चलेगा कि यहाँ ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कम है और बढ़ा के ट्रांसफार्मर रखने हैं, तो वो सुविधाएं आपको बिना बताए, बिना कंप्लेन किए यूपीसीएल कर सकती है। इसमें मीटर में भी आपको रीडिंग दिखता है, मतलब ये स्मार्टफोन होना ना होना वो रिक्वायरमेंट नहीं है। स्मार्टफोन है तो नो डाउट आप और अच्छे से देख सकते हैं, स्मार्टफोन नहीं है तो भी आप इसमें मीटर में भी आपको रीडिंग पर आवर रीडिंग दिखती रहती है। एक तो रीडिंग डिस्प्ले है, दूसरा है कि आप किसी से भी हेल्प लेके अगर आपके यूपीसीएल गए तो यूपीसीएल आपको हमेशा हेल्प करेगा कि इसमें कितना रीडिंग है।
और आपके पास कोई भी कंप्लेन कभी भी आ रही है, आप 1912 सरकार का नंबर है, यूपीसीएल का नंबर है, 1912 पे आप कंप्लेन करके तुरंत ही रेज कर सकते हैं, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रुड़की के नगर निगम में आज पहली बोर्ड बैठक में विधायक प्रदीप बत्रा ने मीडिया के साथ बदसलूकी और धक्का मुक्की की तथा मीडिया को कवरेज करने नहीं दिया गया, जिसको लेकर मीडिया कर्मियों में रोष भी व्याप्त है। आपको बता दें, रुड़की मीडिया ने मंगलवार के दिन होने वाले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार करने की भी घोषणा की है। तो वही मीडिया के साथ हुए दुर्व्यवहार पर कांग्रेस के कलियर विधायक फुरकान ने कहा है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नगर निगम की बोर्ड बैठक में पत्रकारों को बैठने ही नहीं दिया गया। जब मीडिया के लोग बोर्ड बैठक में नहीं बैठेंगे तो लोगों को प्रस्ताव की जानकारी कैसे मिलेगी। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने इसकी निंदा करते हुए कहा है कि बोर्ड की बैठक को लाइव चलाया जाना चाहिए था ताकि जनता को विकास कार्यों की जानकारी हो सके। कि मीडिया वाले नहीं आएंगे, जब मीडिया 5 साल से आ रहे तो हमें केवल बंदगी बना के रखा गया अंदर, समझ लो हमें ना कार्यक्रम दिए, ना क्यों नाम एमएनए की चली वहां पे, ना मेयर की चली, दोनों कठपुतली बन के रहे। विधायक ने अपना आप संचालन करा, सारे काम विधायक ने करे, और किसी को हाथ खड़े करने की ना किसी को बोलने की। पहले एक बोल लगा, जब मैंने कह दिया बोर्ड खत्म हो गया तो खत्म हो गया, मैं बोर्ड क्यों खत्म हो गया, आप उसका जवाब दो। तो उसका जवाब भी जो है एमएनए से जवाब मांगा था, मेयर ने विधायक ने जवाब दिया हर बात का। तो विधायक ने इसमें कुछ इसकी चली होगी अंदर, या इन्होंने कुछ दाल में काला करा होगा। बिल्कुल ना मीडिया को बोलने क्यों नहीं दिया, मिलने को मिला। ललित मोहन अग्रवाल अंदर ही बैठे थे ना, ललित मोहन अग्रवाल जी नहीं बैठे थे, उनकी जो वाइफ बैठी थी उन्हें बोलने भी नहीं दिया, एक शब्द नहीं बोल पाई। नहीं, बोर्ड की पहली बैठक में जहां जो है जनप्रतिनिधियों को प्रेस का सम्मान करना चाहिए था, बोर्ड की बैठक को लाइव दिखाना चाहिए था ताकि बोर्ड की कार्यशैली, उसकी गुणवत्ता का रुड़की की जनता को पता चले। ऐसे में मीडिया को बाहर करना बहुत गलत है। और मुझे अभी किसी सदस्य ने बताया कि जो लोग निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं, निर्वाचित सदस्य नहीं हैं, उनके स्थान पर उनके पति या उनके प्रतिनिधि अंदर बैठे हैं, जो कि खुलेआम उत्तराखंड पंचायत राज एक्ट का उल्लंघन है। जो हम पहले कह रहे थे कि हमारी कैंडिडेट जो हैं वो मजबूत हैं, वो बोर्ड चलाने में सक्षम है, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो नवनिर्वाचित मेयर हैं वो बेचारी भोली हैं, सिद्धि हैं, और उनकी जगह जो है कोई दूसरा आदमी उन्हें पपेट के तरह इस्तेमाल करके बोर्ड चलाना चाहता है। मैंने को अंदर नहीं आने दिया, वो गलत किया। मानो पत्रकारों का होना जरूरी था, जब पत्रकार ही तो हमारी आवाज़ उठाते हैं। मानो पत्रकार मानो कोई किसी क्षेत्र में कमी थी, कोई किसी वर्गों की मांग थी, या कोई पार्षद अपनी बात रख रहे थे, तो इतना पत्रकारों को नहीं पता चला था वो बात कैसे उस अधिकारी के पास पहुंचेगी। तो मेयर साहब ने कुछ नहीं बोल रही थी, जो भी थे बत्रा जी उनका जवाब दे रहे थे। अच्छा। तो मानो देखो, जो मेयर चुने अनिता जी चुन के आई है। अच्छा। और जी अनिता जी को जवाब देना चाहिए था, या अमेन ने जवाब देता, अमेन ने दे दिया। नहीं, बोर्ड तो सभी मिलकर चला रहे थे। मैंने बुलाया मैंने कहा कि पत्रकारों को अंदर बुलाओ, क्यों उन्हें अपनी बात उन्हें देखें यहाँ पे, तो उसके बाद में चाहे उन्हें बाद में पानी पत्रकारों को बुलाओ। मैंने कई बार कहा, अधिकारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, खबर हरिद्वार से है, जहां औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल स्थित लोटस ब्यूटी केयर कंपनी में काम कर रहे कर्मचारी रावली महदूद का शव स्टोर रूम में फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला। बता दें, घटना की सूचना मिलते ही सिडकुल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजकर जांच शुरू कर दी। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।